हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने वाले हैं 2026 में, यूपी ट्रिपल एससी जो कमीशन है वो बेसिकली जो भी सिलेबस अपना हर एक एग्ज़ाम के लिए निकाल रहा है, अगर आप उसको देखेंगे तो मोर और लेस लगभग सिलेबस जो है वो समान है, अगर कोई वैकेंसी स्पेशल डिग्री की डिमांड नहीं करता है तो। ओके। तो इस मद्देनज़र अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो लेखपाल की जो अभी 21 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ज़्यादा फोकस्ड हैं। इसके बाद आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी ज़्यादातर बच्चे अप्लाई करेंगे। बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे बोरियन वो टेक्नीशियन हो जाए, चाहे एजीटीए का हो जाए, एएसओ का हो जाए, ये सब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो यूपी ट्रिपल एस सी है कॉमन सिलेबस निकाल रहा है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस 40 से 45 सवाल जो होंगे वो आपको, आप कह लीजिए कि जीएस के होंगे, जीएस वाले सेक्शन से यानी जनरल स्टडीज़ से। इसके बाद यूपी स्पेशल की अगर बात करें तो 20 सवाल आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर से आपको 15 सवाल देखने को मिलेगा। फिर सामान्य हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी, तो यहाँ से आपको 10 सवाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो डीआई को अगर लेकर चलेंगे तो डीआई से भी आपको 10 सवाल देखने को मिलेगा। फिर साइंस एंड टेक का आपको 10 सवाल लगभग देखने को मिलेगा। ओके। तो ये मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस हमारा यही करता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें वो कोई स्पेसिफिक डिग्री की डिमांड नहीं करता है तो जो ये सामने आपको एक सिलेबस दिख रहा होगा, ये सिलेबस बेसिकली लेखपाल का है। ओके। लेखपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, इसका डेट ऑलरेडी आ रखा है। तो 21 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है लेखपाल का, उसके लिए अगर आप सिलेबस देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखिए कि जैसे भारत का इतिहास हो गया, या भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा है। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, इंडियन इकोनॉमी की बात कर लीजिए, ये ग्राम्य समाज एवं विकास की बात कीजिए, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये लेखपाल वाले ही एग्ज़ाम में ये आने वाला है। इसके बाद करंट अफेयर्स का सवाल आपको से पूछेगा, साइंस एंड टेक का सवाल पूछेगा। इसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेगा। डीआई से सवाल पूछेगा, सामान्य हिंदी से पूछेगा, बाकी कंप्यूटर और यूपी स्पेशल तो अलग है ही। ओके। तो अगर आप देखेंगे जो भी बच्चे आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ तक सुने हुए हैं तो थोड़ा सा जो 5 मिनट में आपको बताने वाला हूँ उसको सुन लीजिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके। तो जो आज का सिलेबस होगा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मैं आज इतिहास के जो पीवाईक्यूज़ आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जो भी आज तक पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ओके। जो भी बच्चे अगर इतिहास से उन्हें डर लगता है, अगर आपको जानना है कि इतिहास में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आज आपको डिटेल में उसको बताने वाला हूं। बस हमें आप अपना 5 मिनट दे दीजिए। अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो आगे देखिएगा, अदरवाइज आप मत देखिएगा। अगर आपके पास टाइम का क्रंच है, टाइम आपके पास नहीं है, तो आप बिल्कुल वीडियो को मत देखिएगा। लेकिन आप सिंपली इतना ज़रूर देखिएगा कि जो मैं अगले 5 मिनट में बताने वाला हूँ वो चीज़ अगर आप समझ जाएंगे थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भाग 3 है, यूपी स्पेशल से सवाल जो भी आए हुए हैं पीवाईक्यूज़, तो पीवाईक्यूज सॉल्व कराने का मेरा जो रीज़न है वो बेसिकली दो है। दो रीजनों से मैं पीवाईक्यूज को सॉल्व कराने जा रहा हूँ या करा रहा हूँ। ओके। जो ये सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जितने भी पीवाईक्यूज यानी पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उनको सॉल्व करा रहा हूँ। इसका पहला रीज़न ये है कि पहला तो ये हो जाएगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के अलावा ये हो जाएगा कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आखिर जो यूपी ट्रिपल एससी है वो कितने लेवल में जाके आपसे सवाल पूछता है। ओके। अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे और आप इसके अगर पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो लोअर पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम होगा जो यूपी ट्रिपल एससी कराने वाला है, तो आप ये देखेंगे कि वो लगभग 50% के आसपास सवाल अगर देखेंगे आप तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो रिपीट करने वाला है। ओके। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, दूसरा रीज़न मेरा ये है इसको सॉल्व कराने का, पहला तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये रिवाइज होगा। इसके अलावा आपको दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप पीवाईक्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपका रिपीटिशन हो रहा है सवालों का, तो वो सवाल आप पहली चीज़ तो बना ले जाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जिस किताब से भी आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस रेंज में जाके किस टॉपिक को कितना समय देना है।
ओके। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल ये आइडिया लगने वाला है इससे, इस PYQs को सॉल्व करने से, कि हमें किस रेंज में जाके अपनी पढ़ाई को करना है और किस सब्जेक्ट के लिए, बेसिकली किस चैप्टर के लिए, टॉपिक के लिए कितना ज़्यादा हमको फोकस्ड होना है, उस पर कितना ज़्यादा हमें समय देना है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का अगर देखा जाए तो ये बेसिकली मैं इतिहास, इंडियन हिस्ट्री की बात करने जा रहा हूँ। यानी इससे संबंधित जो PYQs आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थोड़ा सा ये तो आपको ब्रॉड आइडिया मैंने बता दिया कि जो एग्ज़ाम में सवाल आने वाले हैं वो किस तरीके के आने वाले हैं। तो अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री से आपको मोटे तौर पर 5 सवाल देखने को मिलेंगे और 5 ही अंक का आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो भी सवाल आने वाला है लेखपाल में वो 100 सवाल होगा, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा ये। और ये इतना बेसिक आइडिया तो आपको बिल्कुल होगा जितने भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है यूपी लेखपाल का। ओके, तो अगर इस सिलेबस में देखा जाए तो सिलेबस में जो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा है, अगर भारत के इतिहास को हम लोग डिवाइड करें, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, इसके बाद आप लोग एक आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल किस तरीके के आएंगे। अगर इतिहास की बात किया जाए, इतिहास को अगर हम लोग डिवाइड करें तो इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा प्राचीन इतिहास, दूसरा हो जाएगा आपका मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आपका हो जाएगा आधुनिक इतिहास। ओके, अगर ये तीनों को आप सेग्रीगेट करेंगे, इन तीनों को मिला लीजिए, तो यहाँ से आपको 5 सवाल देखने को मिलेंगे। कितने सवाल? 5 सवाल, 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे टोटल इतिहास से। तो आप यहाँ पे ये समझिएगा कि जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है कि भारत का इतिहास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की जानकारी, और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार परख जानकारी। ये सिलेबस इतना कह दिया, इससे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि सवाल किस तरीके का पूछेगा। तो मैं सिंपली आपको जो बता रहा हूँ आप उसको समझ लीजिए, आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा। ओके, अगर प्राचीन इतिहास की बात किया जाए ये भी काफ़ी लंबा है, मध्यकालीन इतिहास की बात किया जाए तो ये भी काफ़ी लंबा है, आधुनिक इतिहास की अगर बात किया जाए तो इन दोनों से मिला के लगभग उससे ये डबल हो जाएगा। ओके, अब सवाल कितना पूछ रहा है? 5। तो 5 सवाल के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, किस हिसाब से करनी है? अगर प्राचीन की बात किया जाए, प्राचीन इतिहास की, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास की, चाहे वो आधुनिक इतिहास की। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्राचीन इतिहास से 1 सवाल पूछेगा, या मैक्सिमम अगर मतलब एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से पूछा जाए तो 1 से 1 सवाल तो कम से कम पूछेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 सवाल पूछ सकता है। ओके, मध्यकालीन इतिहास से मेरा उम्मीद है कि वो 1 सवाल पूछेगा। अगर आधुनिक इतिहास की बात किया जाए तो आधुनिक इतिहास से वो कम से कम 2 सवाल पूछेगा, या 3 सवाल भी पूछ सकता है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे कि वो एग्जामिनर किस सेक्शन से कितना सवाल बना सकता है। ओके, तो मेरा ये अनुमान कह रहा है कि आधुनिक इतिहास को अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा, और मेरा अपना अनुभव कहता है कि लगभग ये 3 सवाल यहाँ से पूछेगा। 1 सवाल आपको वो प्राचीन इतिहास से पूछेगा और 1 सवाल आपको मध्यकालीन इतिहास से पूछेगा। तो अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो 5 सवाल हो गया। अगर ये पहला केस हो गया कि 1 + 1 + 3 सवाल आ जाए, दूसरा केस ये बन रहा है कि अगर ये प्राचीन इतिहास को 1 से ज़्यादा सवाल अगर वो करता है तो ये 2 सवाल कर देगा, और मध्यकालीन इतिहास से वो 1 सवाल पूछेगा, और प्राचीन आधुनिक इतिहास से वो 2 सवाल करता है। अगर आप दोनों के केस को देखोगे तो आपको 5 सवाल बन जा रहे हैं। ओके, तो मेरा जो पहला केस है, पहला केस पे मेरा इंटेंशन ज़्यादा है, क्योंकि वो आधुनिक इतिहास से आपसे ज़्यादा सवाल पूछने वाला है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और आधुनिक सवाल, जो आधुनिक इतिहास से सवाल आए हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा सवाल वो आधुनिक इतिहास से ही आया हुआ है। ओके, तो ये हो गया मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सिलेबस से इतना सवाल वो आपसे पूछने के कह लीजिए कि चांसेस होने के हो जाएंगे। ओके, यानी वो आधुनिक इतिहास से लगभग 3 सवाल पूछ सकता है, प्राचीन इतिहास से 1 सवाल, और मध्यकालीन इतिहास से 1 सवाल। तो हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका हो जाएगा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की बात किया जाए तो मोटे तौर पे आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इतने टॉपिक से वो सवाल पूछ सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से वो सवाल आपसे पूछ सकता है, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। इसके अलावा वो वैदिक इतिहास सभ्यता से पूछ सकता है। इसके अलावा वो महाजनपद काल से पूछ सकता है। इसके अलावा जैन एवं बौद्ध धर्म से पूछ सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी स्टार मार्क्स लगा लीजिए। इसके बाद मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य की बात कर रहा है, फिर गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य की बात कर रहा है, राजपूत राजवंश की बात कर रहा है, पाल वंश की बात कर रहा है, दक्षिण भारतीय राजवंश की बात कर रहा है। एग्जाम्पल के जो तौर पे अगर देखें तो चोल वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, पल्लव हो गया एंड संगम वंश हो गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्राचीनकालीन साहित्य एवं साहित्यकार से वो सवाल पूछ सकता है, चाहे वो प्राचीनकालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला से वो सवाल पूछ सकता है। तो आपको देख पा रहे होंगे कि इतना सिलेबस दिया है, इतना टॉपिक, सिर्फ ये प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्राचीन इतिहास से वो इतने टॉपिक से आपसे सवाल पूछ सकता है। तो सारा आप रिकॉल कर पाएंगे ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बचे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि जो PYQs हमें ऑलरेडी आ रखे हैं, सबसे ज़्यादा हमारा फोकस उन्हीं पे होना है। यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा मेन फोकस वहीं पे होना चाहिए, PYQs पे। PYQs को अगर हम लोग सॉल्व कर लिए तो ये मान के चलिए कि मोर देन 60 to 70% हमारा काम हो गया। ओके, और यही रीज़न है कि मैं PYQs पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आज आपको हो सकता है कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के लग रहा होगा कि बहुत बढ़ा चढ़ा के सर बता रहे हैं, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा आप ये ज़रूर हमें थैंक यू बोलेंगे कि सर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जितने भी सवाल आए हैं ज़्यादातर वो सवाल PYQs से ही मिलते जुलते हैं। ओके, तो हमें बिना किसी देरी के जो PYQs हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और PYQs को ज़्यादा से ज़्यादा बार सॉल्व करनी चाहिए। ओके, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं, जितना भी अगर आप देखेंगे तो एंशियंट यानी प्राचीन इतिहास से अगर होगा तो मेरा पूरा टारगेट होगा कि 3 से 4 लेक्चर के आसपास मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। 3 या 4 लेक्चर, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर आप पहले लेक्चर को देखेंगे तो आपसे एक मुझे उम्मीद होगी कि आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मुझे किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ओके, मैं पहले लेक्चर में कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो सवाल आए हैं उनके कुछ कोर थीम्स को समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा कुछ उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि वो आपके एग्ज़ाम में आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। ओके, तो मेरा मकसद होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लेक्चर में मैं प्राचीन इतिहास को ख़त्म करने का। यानी जितना भी टॉपिक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सारे टॉपिक के जो PYQs आ रखे हैं उनको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लेक्चर में सवाल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, यानी इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो जो पहला टॉपिक होगा उसको आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले इनके PYQs को सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा। उस लिस्ट को अगर आप उतना कर लेंगे तो आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से काम चल जाएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत के पहले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले होंगे, तो हिंदी मीडियम मेरा मेन फोकस हिंदी में ही रहेगा। मैं जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बाइलिंगुअली हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मैं बात करूँगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा या जो मैं लिखूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही होगा। ओके, तो पहला सवाल ये कहता है स्टूडेंट, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? यानी भीमबेटका जो एक गुफा है, इसकी गुफाओं की जो खोज है वो किसने किया था? पहला कह रहा है ऑप्शन दयाराम साहनी जी, ऑप्शन बी कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन सी कह रहा है VS वाकड़कर, ऑप्शन डी कह रहा है RD बनर्जी और ऑप्शन 5वां कह रहा है कोई नहीं। अगर पहले सवाल की बात किया जाए कि जो भीमबेटका की गुफाएं थी उसकी खोज करने वाले इंसान का नाम अगर देखा जाए तो भीमबेटका की गुफाओं का जो खोज किया था उनका नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। भीमबेटका की जो गुफाएं थी उनकी खोज करने वाले इंसान का नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, और इन्होंने इस गुफाओं की खोज किया था 1957 में। 1957 में डॉक्टर विष्णु वाकड़कर साहब ने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज किया था। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। VS वाकड़कर साहब जो हैं इन्होंने ही भीमबेटका की खोज किया था। ओके,
अब सवाल ये बनता है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने की ज़रूरत है वो ये है कि भीमबेटका आखिर पड़ता कहाँ है। तो भीमबेटका की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में पड़ता है। रायसेन एक ज़िला है जो कि एमपी में है, वहाँ पे ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसी ज़िले में देखने को मिलती हैं। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है या किस ज़िले में ये इसकी अवस्थिति है। तो आपका आंसर हो जाएगा रायसेन ज़िला में। इसकी खोज किसने किया था? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर साहब ने किया था। किस साल किया था? तो 1957 में किया था। इसके अलावा एक पॉइंट और जान लीजिएगा कि जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं इसे 2003 में, कब? 2003 में अगर देखा जाए तो इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की खोज किया था या घोषित किया, मतलब खोज घोषित किया था। ओके, माफ़ कीजिएगा, खोजेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट बताया कि भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में हैं और इसकी खोज किए थे विष्णु श्रीधर वाकड़कर साहब ने। किस साल किए थे? 1957 में किए थे। और यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया, कब किया था? तो 2003 में। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप प्रॉपर्ली समझ पाए होंगे। इसको एक सवाल पूछा था, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। इससे ज़्यादा आपको वो लेखपाल के एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा आपको सवाल वो इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाके पूछेगा। ओके, जितना भी मेरा अपना अनुभव कह रहा है इससे ज़्यादा वो डीप में नहीं पूछने वाला है। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट कम से कम आप उतना करके जाइएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करें, हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये जानिए कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, वो एक नगरीय सभ्यता है। आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। ओके, और यह किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात किया जाए तो ये ब्रॉन्ज युग यानी कांस्य युग से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कांस्य युग या ब्रॉन्ज युग से संबंधित है। कौन? हड़प्पा सभ्यता। ओके, इसका रीज़न ये है कांस्य युग से संबंधित होने का कि इस काल के जो लोग थे, यानी इस समय जो लोग वहाँ पे मतलब इस समय उपस्थित थे बेसिकली, वो तांबे और टिन को मिलाकर के कांसा बनाने की तकनीकी सीख लिया था। यानी इसे ब्रॉन्ज युग क्यों कहा जाता है? तो ये इसलिए कहा जाता है कि इस समय के जो लोग थे वो तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनाने यानी ब्रॉन्ज बनाने का जो काम था उसको सीख लिया था। यही रीज़न है कि हड़प्पन सभ्यता के लोग जो हैं वो ब्रॉन्ज या कांस्य युग के लोग कहलाए और ये कांस्य युग से संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है आयरन यानी लोहा, ऑप्शन बी कह रहा है कांस्य यानी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी कह रहा है गोल्ड यानी सोना, ऑप्शन डी कह रहा है कॉपर यानी तांबा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर हो जाएगा कि अगर ये देखा जाए कि जो हड़प्पन सभ्यता के लोग थे उन्हें अगर देखा जाए तो बेसिकली उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पन सभ्यता के लोगों के पास जो लोहे की जानकारी थी वो नहीं थी। ओके, तो हड़प्पन सभ्यता के लोग किसकी जानकारी थी? तो तांबे की थी। मैंने आपको बता दिया ये बेसिकली एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी योग्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। पिछले सवाल में हम लोगों ने यही पॉइंट किया है, कांस्य युगीन सभ्यता। और इसी हड़प्पन सभ्यता को कहा जाता है, एक और नाम से कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हड़प्पन सभ्यता को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कि सिंधु जो है आज के समय में जो इंडस नदी है उसे सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये सभ्यता थी इसका जो उत्पत्ति हुआ था ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंडस यानी जो सिंधु नदी है उसी वैली में हुआ था। यही रीज़न है कि इस सभ्यता को यानी हड़प्पन सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ओके,
यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है, आप समझिएगा। यह एक नगरीय सभ्यता थी, पिछले सवाल में मैंने आपको बता दिया। और इस समय के लोग जो थे वो आयरन को नहीं जानते थे। इस समय ज़्यादातर जो लोग परिचित थे वो कांसे से परिचित थे, सोना था और यहाँ पे तांबा भी था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध जो प्रतिमा है किस स्थल पर खोजी गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली जो लड़की का एक फ़ोटो था बेसिकली, वो किस जगह से प्राप्त किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। यानी जो ये नृत्य करने वाली लड़की थी, इसका जो ये मूर्ति था बेसिकली, यानी इसकी जो प्रतिमा थी वो मोहनजोदाड़ो जो स्थल है वहाँ से इसको मिला था। ओके, अब रही बात मोहनजोदाड़ो की, तो इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। मोहनजोदाड़ो की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो खोज की थी उनका नाम था राखल दास बनर्जी। ये सारे सवाल आए हुए हैं, कोई भी सवाल आप मिस नहीं कीजिएगा। मोहनजोदाड़ो की अगर खोज की बात किया जाए कि इस स्थल की खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी। इनको कभी कभी राखल दास बनर्जी पूरा नाम नहीं देता, वो कभी कभी पूछ लेता है, तो उसका शॉर्टकट नेम हो जाएगा आपका RD बनर्जी। मैं दोनों पॉइंट आपको बताते चल रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो इन्होंने कब किया था, तो इसकी खोज 1922 में किया था। यानी मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी जी ने किया था। किस साल किया था, तो 1922 में किया था। एक पॉइंट यहाँ पे आप और जान लीजिए कि जो ये नृत्य करने वाली लड़की है, ये नृत्य करने वाली लड़की, इस मूर्ति को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का उपयोग किया गया था। यानी इसको बनाने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता था जिसका नाम था लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, इसी टेक्निक के तहत इस मूर्ति को या इस प्रतिमा का निर्माण किया गया था। इसका नाम है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। इसे हिंदी में बोलते हैं मोम ढुलाई, मोम ढलाई टेक्निक या विधि। ओके, इसी टेक्निक को हिंदी में बोलते हैं मोम ढलाई टेक्निक या विधि। ओके, इसी का उपयोग करके इस मूर्ति को बनाया गया था। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे एक आज के समय में ईंटा आप देखते हैं बनाते हुए, एक सांचे में ईंटे को बनाया जाता है। तो उस समय क्या होता था कि कोई इतना एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो इंसान उस समय के जो लोग कलाकार थे वो बेसिकली लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का यूज करते थे। तो ये एक तरीके की खोखला पिक्चर होता था बेसिकली, उसमें एक साइड कहीं छेद होता था, तो उसमें वो मोम की तरह मतलब पिघला के कोई भी मेटल उसी सांचे में डाल देते थे। इसके बाद वो जब सांचा ठंडा हो जाता था तो उसे ओपन करते थे तो वो एक मूर्ति के रूप में निकल जाता था। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आज के समय में अगर बताऊं तो एक सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे ईंट अगर आप देखते होंगे, देखे होंगे कभी बनते हुए, तो एक सांचे में जो वहाँ पे ईंट बनाने वाले लोग होते हैं उस सांचे में मिट्टी डाल देते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से वो सांचा के नुमा में एक ईंट की आकार का वो बन के निकल जाता है। बाद में उसको सुखाते हैं, फिर उसे आग में गर्म करके फाइनली ईंट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो वो भी एक तरीके का टेक्निक है। और ये भी जो लास्ट यानी मोम ढलाई जो विधि है, ये भी एक तरीके का टेक्निक था। और ये जो मूर्ति बनाई गई थी ये इसी टेक्निक की वजह से बनाई गई थी। और ये मूर्ति कहाँ पे मिली थी, तो आपका ये मोहनजोदाड़ो में मिली थी, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। यानी हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त का मतलब होता है बहुत कम, बहुत थोड़ा, यानी बहुत कम मात्रा में। तो इस खुदाई को शुरुआत अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऑप्शन क्या कह रहा है, राखल दास बनर्जी, BK थापड़, सर अलेक्जेंडर कनिंगम और अर्नेस्ट JH मैके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा जो स्थल है इसकी सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई करने वाले इंसान का नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। इनके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जस्ट अ मिनट, जिसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, ASI के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका पूरा नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।
इसके ये संस्थापक थे। ओके, और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इन्हीं के द्वारा जो है 1853 में, इनके द्वारा कब, तो ईयर की अगर बात करें तो 1853 में इन्हीं के द्वारा जो हड़प्पा है वहाँ से एक मुहर पाई गई थी, और इसकी खुदाई की जो शुरुआत की थी इन्होंने ही किया था। अगर आज के समय में देखा जाए, व्यापक स्तर पे अगर देखा जाए, ब्रॉड रेंज में अगर देखा जाए, तो हड़प्पा स्थल की खुदाई, वास्तविक खुदाई किसने किया था? तो उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इन्होंने वास्तविक यानी ब्रॉड लेवल पे इसकी खुदाई किया था। और कब किया था? तो 1921 में किया था। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किया था राखलदास बनर्जी जी ने, और 1921 में हड़प्पा की खुदाई किया था दयाराम साहनी जी ने। इनका शॉर्टकट नेम है DR साहनी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी ब्रॉड लेवल पे। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? संक्षिप्त खुदाई। तो दोनों में अंतर है, कन्फ्यूजन आप नहीं कीजिएगा आपके अपने माइंड में। हड़प्पा के बारे में अगर ब्रॉड में रहे, अगर आपसे ये पूछे सिंपली कि हड़प्पा की खुदाई किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी जी ने किया था। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा है कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई किसने किया था, तब आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं, और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ये संस्थापक थे। ओके, इतना आप लोग अगर पॉइंट जान रहे हैं तो इससे बाहर वो नहीं पूछने वाला है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली? यानी चारों ऑप्शन को अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन में कौन कौन सा है? लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कोट दीजी है, हड़प्पा है। इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सवाल पूछा है कि पुजारी राजाओं की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो यहाँ इनमें चारों में से अगर देखें तो मोहनजोदाड़ो में मिली है। ओके, यानी मोहनजोदाड़ो में पुजारी राजाओं की जो मूर्ति है वो आपको मिली है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर मोहनजोदड़ो के बारे में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला नाम से भी ये जाना जाता है। ओके, मृतकों का टीला, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदाड़ो के बारे में थोड़ा सा और स्पेसिफिक जानने की कोशिश किया जाए तो ये मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे पर बसा है। सिंधु नदी के किनारे या तट पर किनारे ये बसा है, और ये आज के समय में देखा जाए तो ये पाकिस्तान में है। सिंधु मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा अगर बात किया जाए हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो स्थल है वो भी आपका पाकिस्तान में ही है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसकी खोज राखलदास बनर्जी जी ने 1922 में किया था। ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। एक पॉइंट और जान लीजिए कि यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है। मोहनजोदाड़ो से अगर बात किया जाए तो विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार यानी जहाँ पे राशन पानी रखा जाता था। इसके अलावा अगर बात करें तो स्नानागार भी यहाँ से मिला है। स्नानागार यानी जहाँ पे लोग नहाते थे, स्नान करते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कांसे की नाचती हुई लड़की, ये भी आपको मोहनजोदाड़ो में ही मिला था। ये पॉइंट आप इतना कम से कम ध्यान रखिएगा। तीन चीज़ों को मैंने आपको बताया है कि विशाल अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया, और कांसे की नाचती हुई लड़की जो है, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त किया गया है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके अलावा ये सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है, और वहाँ पे एक ज़िला है पाकिस्तान में, उसका नाम है लरकाना ज़िला। लरकाना ज़िला आज के समय में अगर देखा जाए तो यहीं पर क्या है, मोहनजोदाड़ो स्थित है। ओके, इतने पॉइंट आप जान लीजिए, आपका काम चल जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पहला कह रहा है पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी कह रहा है माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी कह रहा है रहने की जगह, ऑप्शन डी कह रहा है एक बाजार क्षेत्र। तो माउंट ऑफ डेड की अगर बात किया जाए तो इसे हिंदी में बोलते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर समझ गए होंगे कौन सा होने वाला है। तो मोहनजोदाड़ो को
मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी इसका अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड, जिसे हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला। यही रीज़न है कि मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ओके, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बनावली। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या हरियाणा में? ओके, तो अगर आज के समय में देखा जाए तो दो जगह ऐसे हैं। एक तो आपका बनावली हो गया, बनावली के साथ एक नाम और आप जान लीजिए, राखीगढ़ी। बनावली के साथ साथ ये पहला आप जान लीजिए, ये दूसरा। तो बनावली और राखीगढ़ी ये जो दोनों साइट हैं, दोनों स्थल हैं, अगर आज के समय में देखा जाए तो ये हरियाणा में प्रेजेंट है। ओके, भारत का जो एक राज्य है हरियाणा, वहाँ पे बनावली और राखीगढ़ी दोनों जो स्थल हैं वो हरियाणा में ही प्रेजेंट हैं। बनावली को अगर और स्पेसिफिक जानना है इसको, तो ये बेसिकली रंगोई नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे ये बसा हुआ था या स्थित था। ओके, तो बनावली की खोज किसने किया था? तो जब इतना आप जान लिए तो इसको भी जान लीजिए कि बनावली की खोज की अगर बात किया जाए तो बनावली को खोजने का काम किया था R.S. बिस्ट साहब ने, R.S. बिस्ट। ओके, ये पॉइंट जान लीजिए। कब इन्होंने खोजा था? तो 1974 में बनावली की खोज किए थे R.S. बिस्ट साहब ने, 1974 में। बनावली से एक चीज़ मिली थी, उसका नाम अगर मैं आपको बता दूं तो बनावली से क्या मिला था? मिट्टी का बना हल। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये PCS लेवल के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि मिट्टी का जो हल था वो कहाँ से मिला है भारतीय स्थलों में। अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली यानी हरियाणा के जो स्थल है, आप कह लीजिए सिविलाइजेशन स्थल बनावली, वहीं से मिट्टी का हल मिला हुआ था। अब इतना जान गए तो थोड़ा पॉइंट और जान लीजिए कि 2-3 पॉइंट और जान लीजिए कि कहाँ से कौन कौन सा चीज़ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि धौला वीरा की अगर बात किया जाए या लोथल की बात किया जाए तो ये किस राज्य में है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में है। धौला वीरा हो गया, लोथल हो गया, ये भारत के गुजरात राज्य में है। अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये भारत के राजस्थान में है। ओके, तो कालीबंगा भारत के राजस्थान में हो गया। और धौलावीरा की बात करें या लोथल की बात करें तो ये आपके गुजरात में हो गया। 2 पॉइंट मैंने आपके ऑलरेडी बता ही दिया कि बनावली हो गया और राखीगढ़ी ये कहाँ पे है? तो ये आपका हरियाणा में है। ओके, इतना पॉइंट आप जान लीजिए और इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि पशुपति मुहर जो है वो सिंधी घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? ओके, पशुपति मुहर एक पशुपति के स्ट्रक्चर का मुहर सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हुआ है। वो सवाल यही पूछ रहा है कि वो मुहर किस स्थान से मिला था, किस स्थल से मिला था? बनावली से मिला था, लोथल से मिला था, कालीबंगा से मिला था या मोहनजोदड़ो से? मैं ये उम्मीद ज़रूर कर रहा हूँ कि ये चारों जो ऑप्शन है आपको ज़रूर पता होगा कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। ओके, मैंने चारों को बता दिया है, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन आप रिकॉल करके एक बार सोचिए कि ये चारों स्थान भारत के या पाकिस्तान के किन किन शहरों में हैं। ओके, तो पशुपति मोहर की अगर बात किया जाए तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से मिला था। ओके, ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो है कहाँ? तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के तट पर है और पाकिस्तान में एक ज़िला है जिसका नाम है लरकाना ज़िला, वहाँ से ये मिला है। 2-3 पॉइंट और जान लीजिए कि मोहनजोदाड़ो से जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से जो बृहद स्नानागार था वो मिला है। इसके अलावा नर्तकी की जो प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति थी वो भी यहीं से प्राप्त हुई है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, ये अलग है, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, ये नया है, मैं आपको यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये चीज़ कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। तो पशुपति जो मोहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल से मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड, क्या नाम है? हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि भारत में वो कौन सा जगह है जहाँ पे हाकरा मृदभांड का भंडार मिला था। ओके,
हाकरा मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है पकी हुई मिट्टियों से बने हुए बर्तन। ओके, मतलब जो मिट्टियों से बर्तन बन जाते थे उनको अगर पका दिया जाए तो आज के समय में अगर आप देखें तो जैसे हांडी हो गया, ये सब अपने गांव में या लोकल लेवल पे अगर देखेंगे तो यूपी बिहार या नॉर्थ इंडिया, वैसे ओवरऑल पूरे इंडिया में होता होगा, बट हम लोग साउथ का उतना आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया का मुझे बिल्कुल आइडिया है कि आज के समय में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वो क्या होते हैं, मिट्टी को पहले एक सांचा दिया जाता है, फिर उसे पका दिया जाता है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं मृदभांड। तो सवाल यही कह रहा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। ऑप्शन ए कह रहा है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी कह रहा है कालीबंगा, ऑप्शन सी कह रहा है रोपड़, ऑप्शन डी कह रहा है धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की अगर बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी आपका मैं बताया था अभी कि ये भारत के हरियाणा राज्य में है। तो भारत के हरियाणा राज्य में अगर देखा जाए तो राखीगढ़ी हो गया। राखीगढ़ी के अलावा अगर देखा जाए तो भिनरा करके एक स्थल है, भिनरा। तो ये जो स्थल है राखीगढ़ी हो गया, भिनरा हो गया, इन स्थल से हाकरा मृदभांड जैसे स्ट्रक्चर आपको पाए गए मिलेंगे। ओके, यानी अगर देखा जाए हाकरा मृदभांड के जो भंडार हैं वो हरियाणा राज्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर उनमें भी और स्पेसिफिक तरीके से पूछा जाए तो राखीगढ़ी या भिनरा जैसे स्थलों में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। सवाल ये पूछ रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था, भारत जब आज़ाद हो गया था, तो उस समय जब उत्खनन हुआ था यानी जब खुदाई हुई थी, तो पहला हड़प्पा स्थल जो है इन चारों में से कौन सा था। कालीबंगा, देसलपुर, लोथल या रोपण। तो उस समय जब पहला जो हड़प्पा स्थल था उसका नाम है रोपण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोपण जो है अगर आज के समय में देखा जाए तो ये पंजाब में है, पंजाब प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा स्थल, रोपण। ओके, और ये किस नदी के किनारे है, तो बहुत ही फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का, सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे जो है वो रोपण आपको देखने को मिलेगा। तो पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर अगर आप देखेंगे तो ये स्थित है। अगर आधुनिक नाम की बात किया जाए कि आज इसको क्या कहा जाता है, तो आज इसको रूपनगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रूपनगर के नाम से रोपड़ को जाना जाता है। ओके, तो हुआ क्या था कि 1953 से लेके 56 तक, 1953 से लेके 56 तक अगर देखा जाए, इस दौरान एक इंसान थे जिनका नाम है यज्ञदत्त शर्मा जो है, इन्होंने इसकी विस्तृत खुदाई की है और यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले। यानी बेसिकली आप इतना जानिएगा कि 1953 से लेके 1956 तक यज्ञदत्त शर्मा जो हैं वो रोपड़ की खुदाई किए थे। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये है कहाँ पे, तो ये पंजाब प्रांत के सतलज नदी के बाएं तट पर आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी आवाज़ रही, मैं कंफर्म करता हूँ। हेलो, थोड़ा आवाज़ कम कीजिए, क्लास चल रही है। आवाज़ कम कीजिए, क्लास चल रही है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोपड़। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। सवाल आप पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दे रखा है, मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पूरा पाषाण युग या नव पाषाण युग, इन चारों युगों में से वो कौन सा युग है जब तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तांबे को क्या बोलते हैं, ताम्र बोलते हैं। तो मध्य पाषाण का लग नहीं रहा है, ताम्र पाषाण का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तांबे का उपयोग पहली बार इसी युग में किया गया था। ओके, इस काल में अगर देखा जाए, इस समय देखा जाए यानी ताम्र पाषाण युग में अगर देखा जाए तो मनुष्य यानी इंसान जो थे वो पत्थर के औजारों के साथ साथ जो तांबे के औजार थे ना उसको भी उपयोग में ला चुके थे, यानी उसका भी उपयोग किया करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताम्र पाषाण युग में पहली बार तांबे का
प्रयोग किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा जो है एक स्थल है। हड़प्पा स्थल में अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि एक बंदरगाह का नाम लिखिए। पहला ऑप्शन कह रहा है लोथल, ऑप्शन बी कह रहा है नागपट्टनम, ऑप्शन बी सी कह रहा है महास्थानगढ़, ऑप्शन डी कह रहा है सिकंदरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोथल जो है, लोथल में एक गोदीबाड़ा था और यही रीज़न है कि वहाँ पे गोदीबाड़ा होने की वजह से लोथल को एक बंदरगाह का भी नाम दिया गया था। यानी आपसे अगर सिंपली ये पूछे कि गोदीबाड़ा यानी आज के समय में उसे बोलते हैं बंदरगाह, जहाँ पे पानी की जहाज़ें आके रुकती हैं उस जगह को बोलते हैं बंदरगाह। उसे उस समय बोलते थे गोदीबाड़ा। कहीं कहीं नॉर्मली आज भी ये टर्म यूज किया जाता है। तो लोथल की अगर बात किया जाए, थोड़ा सा स्पेसिफिक लोथल के बारे में जान लेते हैं। तो लोथल जो स्थल है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो गुजरात मतलब एक भोगवा नदी है। भोगवा नदी ये है कहाँ? तो ये गुजरात में है, उसी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। तो लोथल स्थल है कहाँ से ये भी जान लीजिए, ये गुजरात में है। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिएगा। तो लोथल जो है, लोथल स्थल जो है वो गुजरात में है स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल की अगर खोज की बात किया जाए कि किसने इसको खोजा था, खोज करने वाले का नाम था रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। और इन्होंने कब खोजा था? तो ये 1954 में खोजा था। ओके, रंगनाथ राव जी ने 1954 में लोथल की खोज किया था गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे जो स्थल है लोथल का। ओके, इसको एक पॉइंट और जानिएगा कि लोथल ही है, इसको एक और नाम से जानते हैं, लोथल को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं लघु मोहनजोदाड़ो। लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी इसको जानते हैं। ये पॉइंट भी आप अपने दिमाग में बना कर रखिएगा। ओके, अगर यहाँ पे देखा जाए कि लोथल से क्या क्या चीज़ें मिली थी, तो लोथल से मिलने वाली चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे घोड़ों की, घोड़े जो होते थे, घोड़े यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ घोड़ों की लघु यानी छोटी मृण मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली थी घोड़ों की। ओके, लोथल से घोड़ों की छोटी छोटी क्या कहते हैं कि मूर्तियाँ भी, यानी उसके अवशेष मिले थे बेसिकली। और लोथल की अगर बात किया जाए तो इसके पूर्वी भाग में ही एक गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले थे। इतना पॉइंट जो है वो लोथल से अगर आप जान रहे हैं तो लोथल से जो भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था? तो अभी अभी मैंने आपको बताया रंगनाथ राव जी जो हैं वो लोथल की खोज किए थे। कौन थे? रंगनाथ राव। कब किए थे? 1954 में। मैंने अभी अभी आपको बताया पिछले सवाल में कि 1954 में रंगनाथ राव जी ने लोथल की जो स्थल है उसकी खोज किया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगनाथ राव। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो जो फैक्चुअल नेचर के सवाल हैं जो ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रखा है, उस पर उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोथल के बारे में ऑलरेडी पिछले सवाल में डिटेल में बता दिया था। वही चीज़ बार बार रिपीट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप भी बोर हो जाएंगे कि एक ही चीज़ को बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए कि जो सवाल नए बन रहे हैं उसको थोड़े से जो एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर में करते हुए चला जाऊँ और आप तो ये खुद से भी पढ़ सकते हैं। बस ये है कि मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर वापस ये सवाल आपके माइंड में आए तो आप एक बार सुने रहेंगे ना, तो हो सकता है आप भूल भी जाएं, तो वहाँ पे हो सकता है कि ऑप्शन को देख के आप एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी जो है कि कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ये सवाल मैं पिछले सवालों में ही बना दिया। वही सवाल अगर आप पढ़े होते तो ये सवाल बहुत आसानी से आप कर जाते। तो पहला कह रहा है पत्थर की नक्काशी से, दूसरा कह रहा है हाथी दांत नक्काशी से, तीसरा कह रहा है लकड़ी की नक्काशी से, चौथा कह रहा है मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग से। तो अभी कुछ सवाल पहले मैंने आपको बताया कि जो मोहनजोदाड़ो में पाई गई डांसिंग गर्ल थी वो बेसिकली किस टेक्निक का यूज किया करके मतलब यूज करके बनाया गया था। तो मैंने उस टेक्निक का नाम बताया था लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक जो है इसी का उपयोग करके मोहनजोदाड़ो में अगर देखा जाए
तो वो नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल का जो प्रतिमा है उसको बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। सवाल को एक बार वापस रिपीट करके पढ़िएगा आप लोग। सवाल कह रहा है कि छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है, यानी आज 2025 चल रहा है, अगर 26 चल रहा है, 2026 के 500-600 साल पहले की बात कर रहा है। ओके, तो लगभग अगर आज के समय में देखा जाए तो ये 2600 ईस्वी के आसपास, मतलब अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो, यानी ईसा पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी की बात कर रहा है। तो उस समय जो तुर्की के लोग थे, तुर्की के लोग जो थे वो सिंधु क्या है यहाँ पे, सिंधु नदी है, यानी इंडस की बात कर रहा है। तो सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे वो एक भाषा का इस्तेमाल करते थे। उसी भाषा को तुर्की के लोगों ने क्या कहा था, तो उसको कहा था हिंदवी। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नहीं पूछा है। ओके, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप इसको कौन सा दर्शाया गया है पहला ऑप्शन दिखे और आप टिक करके आगे बढ़ जाएं। इसको पूरा सवाल बहुत ही सिंसियर होकर बहुत ही आराम से इसको पढ़ना है, इसके बाद सॉल्व करना है। ओके, सवाल यही कह रहा है कि हड़प्पन सभ्यता में या संस्कृति में वो मोहर या टेराकोटा बेसिकली क्या बोलते हैं ये समझ लीजिए। टेराकोटा होता क्या है, जो पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां जो होती हैं ना, उसी को बोलते हैं टेराकोटा। यानी जो मूर्तियों का मतलब मिट्टी के जो मूर्तियां होती हैं उसको पका के जो आकार दिया जाता है उसी को बोलते हैं टेराकोटा। ओके, तो अगर हड़प्पन संस्कृति की बात किया जाए तो मोहर और टेराकोटा जो कला है उसमें से अगर देखा जाए तीन चारों ऑप्शन में, बाघ हो गया, गाय हो गया, गैंडा हो गया, हाथी में, तीन चारों ऑप्शन में जिसको दर्शाया नहीं गया था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। गाय को नहीं दर्शाया गया था। बाकी इस काल की मोहरें जो होती थी, यानी जो स्टैंप होते थे वो वर्गाकार होते थे। वर्गाकार यानी चारों भुजाएं इसकी बराबर हों, या वर्गाकार के अलावा अगर देखा जाए तो वो त्रिकोणीय होते हैं, यानी ट्रायंगल की तरफ होते हैं, त्रिभुज की तरफ, या आयताकार होते हैं। ओके, इस तरीके की जो मोहरें होती थी इस समय वो होती थी। और इसी समय अगर देखा जाए तो इस पर बैल हो गया, बैल हो गए, या गैंडा हो गए, या हाथी हो गए, इन सब का चित्र आपको देखने को मिलता था। कौन कौन सी चीज़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बैल हो गया, बैल के अलावा गैंडा हो गया, गैंडा के अलावा अगर बात किया जाए तो हाथी हो गया। इन सब के जो चित्र होते थे उस समय पाई जाने वाली मूर्तियों पे आपको या मोहरों पे आपको देखने को मिलती थी। ओके, हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें थी वो बेसिकली आयताकार, वर्गाकार या त्रिभुज के समान मतलब आकार की होती थी। और उन मोहरों पे अगर देखा जाए तो बैल की आकृति होती थी, गैंडे की आकृति होती थी, हाथी की होती थी, बाघ की होती थी, लेकिन गाय की नहीं होती थी। तो यही रीजन है कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। ओके, लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पीसीएस में पूछ रखा है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सवाल पूछ रहा है कि हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भागों में विभाजित होने वाला एकमात्र शहर था, उसका नाम था धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा की अगर बात करें तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है, और कच्छ के रण में स्थित है। ओके, धौलावीरा की अगर खोज की बात किया जाए कि इसको खोजा किसने था या इसकी खोज किसने किया था, तो उनका नाम था जेपी जोशी। जेपी जोशी साहब ने इसको खोजा था, ये ध्यान रखिएगा। और किस साल खोजा था, तो 1967 से लेके 68 के बीच में इसको खोजा था। 1967 टू 68 के दौरान इसको खोजा था। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिली थी जिसका नाम था विशाल जलाशय, यानी बहुत बड़ा तालाब। बहुत बड़ा तालाब अगर आपसे पूछे कहाँ मिला था तो आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ओके, धौलावीरा है कहाँ पे, तो ये है गुजरात के रण ऑफ कच्छ में। ओके, इसकी खोज किसने किया था, तो ये जेपी जोशी साहब ने किया था। ओके, धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी जो धौलावीरा नगर बसाया गया था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वो वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे, जो राजा थे, उनको उनके पद के हिसाब से उनको अगर देखा जाए तो जगह आवंटित किया जाता था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित नहीं है। सॉरी,
पहला ऑप्शन कह रहा है कालीबंगा, ऑप्शन बी कह रहा है रोपड़, ऑप्शन सी कह रहा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कह रहा है लोथल। तीन अगर चारों ऑप्शन को देखा जाए तो कालीबंगा का भी हम जिक्र किए हैं, रोपड़ का भी जिक्र किया मैंने कि पंजाब प्रांत में ये पाया जाता है, लोथल को मैंने बताया कि ये गुजरात में पाया जाता है। लेकिन अभी तक के लेक्चर में अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये मौर्य राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की ये राजधानी थी। क्या थी? राजधानी। ओके, इसके अलावा पाटलिपुत्र में जो थर्ड बौद्ध सम्मेलन हुआ था, यानी तृतीय जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तृतीय बौद्ध सम्मेलन वो कहाँ पे हुआ था? तो वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे उस समय मोगलीपुत्र तिस, और ये किसके शासनकाल में कराया गया था? ये आपका अशोक के शासनकाल में कराया गया था। अशोक जो राजा थे, राजा अशोक, उनके शासनकाल में। ओके, इतना पॉइंट आप जानिए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी स्थल आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी कह रहा है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। ऑप्शन सी कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ऑप्शन डी कह रहा है सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। बहुत ही ये थियोरेटिकल सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इस पर अटेंशन दीजिएगा। पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, अब रीज़न ये है कि आज के समय में अगर देखा जाए तो उस समय जो मेहरगढ़ एक इस जगह था, मेहरगढ़ जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो मेहरगढ़ से क्या हुआ था, कपास की जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए थे। ओके, मेहरगढ़ जो कि हरियाणा में है बेसिकली, उस समय यहाँ से कपास का जो अवशेष होते थे, उसको रेमिनेंट्स होते थे, वो यहाँ से प्राप्त हुए थे। और मेहरगढ़ की अगर बात किया जाए तो सर्वप्रथम यहीं के निवासियों के द्वारा कपास की खेती का प्रारंभ किया गया था। कहाँ के? मेहरगढ़ के लोगों के द्वारा, मेहरगढ़ के जो आप कह लीजिए कि निवासी थे, उनके द्वारा ही सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ किया गया था। हड़प्पाई लोगों को अगर देखा जाए तो उस समय वो लोग गेहूं की, जौ की, कपास की, खजूर की, तरबूज की, मटर की, राई, सरसों आदि की जानकारी रखते थे। यानी हड़प्पन लोगों के पास इन सब फसलों के बारे में जानकारी थी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट दो क्या कह रहा है कि उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज का भंडारण किया था। नहीं, लकड़ी का बक्सा जो है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब लोग थे जो इतने एडवांस नहीं थे। उस समय मिट्टी के बक्से या मिट्टी के बर्तन जो थे, मिट्टी के बने बर्तनों में यूज किया करते थे। मिट्टी के बने बर्तनों का यूज किया जाता था, मिट्टी के बने बर्तनों का यूज किया जाता था। किसके लिए? अनाज को भंडारित करने के लिए। तो स्टेटमेंट दो, ऑप्शन नंबर आपका दो जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी का बक्सा दे रखा है, लकड़ी के बक्से में वो लोग यूज नहीं करते थे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो मिट्टी के बर्तनों में अनाजों को भंडारित करने का काम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। बात करते हैं स्टेट ऑप्शन नंबर 3 की। ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, गुजरात में, राजस्थान में और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाएगा कि बाकी सब सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में कोई भी हड़प्पन साइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये पश्चिम बंगाल अगर इस ऑप्शन में नहीं होता तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है और पश्चिम बंगाल दे दिया है। अगर आप फ्लो में पढ़ेंगे तो ये आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इत्मीनान, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि पश्चिम बंगाल में कोई भी हड़प्पन साइट नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर।
आलमगीर समझ लीजिए, आलमगीर जो है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला एक जगह है। ये हड़प्पन जगह है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जगह है। और यही जो ये जगह है, यही हड़प्पन साइड का पूर्वी छोर है, यानी पूर्वी छोर। इससे आगे और कोई भी जगह आपको अभी तक नहीं मिला है, नहीं ज्ञात हुआ है। और ये यूपी में जब सबसे ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट यही है, तो यूपी तो बहुत वेस्टर्न साइड पड़ जाता है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल बिहार में कोई चांस ही नहीं है कि कोई हड़प्पन साइट रहा हो। ओके, अभी तक की जानकारी में जितना भी पॉइंट अभी तक रिसर्च हो पाया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास ये पाया जाने वाला जगह है। और ये जो है ये पूर्वी छोर है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि सिंधु लोग जो हैं वो कुत्तों की, बिल्लियों की और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो अगर घोड़ों की बात किया जाए तो घोड़े जो होते थे, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, घोड़ों को। ओके, तो घोड़ों की अगर बात किया जाए तो घोड़ों के प्रमाण तो मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के, जैसे आपको मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि घोड़ों की छोटी छोटी मृदभांड मूर्तियाँ जो होती थी वो लोथल में मिली थी। लेकिन जो घोड़ों की अगर बात किया जाए, इनके प्रमाण जो हैं वो बड़े पैमाने पर पालने के नहीं मिलते। यानी घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग जान रहे होंगे कि घोड़े होते हैं, लेकिन इनको बड़े पैमाने पे पालने की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ घोड़े वर्ड को ऐड करके ये स्टेटमेंट को गलत करा दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि सिंधु घाटी के यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सबसे पहले इसका जो आप कह लीजिए कि प्रमाण मिला था, ये मेहरगढ़ से मिला था। मेहरगढ़ के जो निवासी थे वो कपास की खेती करने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही प्रारंभ किया था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात किया जाए तो बनवाली में, चौहोदड़ों में, सुतका गडेर में या सुरकोटदा में मिला है, किस में मिला है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो जो घोड़े की अस्थियों का अवशेष है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका सुरकोटदा में मिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं इसे सिर्फ सुरकोटदा नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इसको सुरकोटडा नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली सुरकोटदा अगर आप जान रहे हैं इतना भी बहुत हो जाएगा। सुरकोटदा का जो जगह है कि ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में पाया जाने वाला है। गुजरात में एक ज़िला है कच्छ ज़िला, वहाँ पे ये स्थित है। ओके, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा कब्रगाह के जो अवशेष हैं वो आपको मतलब प्राप्त किए गए थे। सुरकोटदा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक सवादान वाली करने वाली गृह, यानी जो मनुष्य एक्सपायर कर जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको जो शवादान यानी जलाने की एक जगह होती थी, उस जगह को शवागृह बोलते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे एक नई विधि मतलब क्या कहते हैं कि नई विधि मिली थी, नया तरीका मिला था। सुरकोटदा में जो है ये शवादान की एक नई विधि प्राप्त की गई थी जिसका नाम था कलश शवादान। ये पॉइंट अगर आपको ध्यान रहे तो आप ध्यान रखिएगा, कलश शवादान। कलश शवादान जो विधि है ये शवादान की एक विधि है। इसका उदाहरण जो है ये सुरकोटदा में मिला है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है, और यहीं से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये जितना भी मैंने सवाल आपको बताया ये सवाल आपको सारे समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो रहा है कि सर ये पॉइंट मुझे नहीं समझ आया, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वापस उसको रिप्लाई करूँगा। ओके, मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा अब हम लोग एक लिस्ट को बना लेते हैं। लिस्ट क्या बनाएंगे जिससे आपसे हो सकता है कि इस लिस्ट से आपको एक सवाल देखने को मिल जाए। अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि आलमगीरपुर करके एक जगह है जो कि सबसे पूर्वी क्षेत्र था। इस चीज़ का थोड़ा सा मैं एक आपको पिक्टोरल डायग्राम बना के बता देता हूँ। ओके, ये हो गया कुछ आपका ट्रायंगल पार्ट। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो वो कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुतका गेडोर। सुतका गेडोर ये है कहाँ, तो ये पाकिस्तान में है। आज के समय में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान में है। ओके, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा आपको एक नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार देख के याद हो जाए। ये किस नदी पे है, तो ये दस्क नदी पर है।
ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो सुत्का गेडोर है, सुत्का गेडोर की अगर बात किया जाए तो ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र है किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। आज के समय में अगर ये देखा जाए तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पाकिस्तान में है। और दाश्क रिवर एक है, दाश्क रिवर यानी दाश्क नदी के किनारे है। ओके। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे उत्तरी क्षेत्र, सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मांडा। मांडा जो है ये अगर आज के समय में देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर में है। मांडा जो जगह है वो जम्मू और कश्मीर में है, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी क्षेत्र क्षेत्र था। ओके। और अगर इसको देखा जाए तो किस नदी पे है, तो ये चेनाब रिवर पे है, चेनाब नदी पर है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पूर्वी क्षेत्र, सबसे पूर्वी क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो जो सबसे पूर्वी क्षेत्र था वो उसका नाम है आलमगीरपुर। ये है कहाँ, तो ये यूपी में, मैंने आपको बताया कि ये यूपी में है। और किस नदी पे है, तो ये हिंडन रिवर पर है, हिंडन रिवर, हिंडन रिवर पर आलमगीरपुर है। ओके। इसके अलावा एक पॉइंट और जान लीजिएगा, जब इतना जान लिए हैं तो एक पॉइंट और जान लीजिए कि सबसे दक्षिणी, जस्ट अ मिनट, सबसे जो दक्षिणी क्षेत्र था उसका क्या नाम है, तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र का नाम है दाइमाबाद। दाइमाबाद, दाइमाबाद की बात किया जाए तो ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दाइमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, और ये किस नदी पे है, तो उस नदी का नाम है गोदावरी। ओके। ये हो गया आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट। मैंने 4 पॉइंट बताया, मैं जस्ट क्विकली इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र अगर आपसे पूछे कि हड़प्पन सभ्यता का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुत्का गेडोर। ये पाकिस्तान में है, ये दास्क नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आपसे पूछे सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में एक जगह है, ये चेनाब नदी पर है। ओके। आपसे पूछेगा सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन रिवर पे है। ये पॉइंट इसलिए भी आप ध्यान रखिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है और ये उत्तर प्रदेश में ही ये स्थल पाया जाता है, तो ये हो सकता है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, आलमगीरपुर। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके ये किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। ये चार्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2-3 पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, यहीं पे आप उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जैसे कि स्थल का नाम हो गया, स्थल का नाम। ओके। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कहाँ पाया जाता है, ये मैं यहीं पे लिख दूंगा आपको। इसके बाद किस नदी के किनारे ये पाया जाता है, नदी की बात किया जाए। इसके बाद इसको खोज वर्ष की अगर बात किया जाए, खोज वर्ष। इसके अलावा अगर बात किया जाए इसकी खोजकर्ता कौन थे। अगर इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो इस सवाल इस टॉपिक से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। पहला ये जानिए कि पहला जो स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, किसके, रावी नदी की। अगर आपसे सिंधु पूछ ले, अगर सिंधु आप लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको सर्कल कर दिया हूँ। इसको 1921 में खोजा था, किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी, जस्ट अ मिनट, दयाराम साहनी। ओके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे स्थल की, तो दूसरा स्थल आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की बात किया जाए तो ये जो है ये सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर है, बसा हुआ है। इसकी खोज 1922 में आरडी यानी राखलदास बनर्जी, राखल दास बनर्जी जी ने किया था। ओके। राखलदास बनर्जी जी ने। ये दोनों जो स्थल हैं ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक नाम आपके सामने और आएगा, चनहोदड़ो, चौहोदड़ो। ये कहाँ पे है, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज 1934 में किसने किया था, तो एन जी, जस्ट अ मिनट, एन जी मजूमदार,
एन जी मजूमदार साहब ने इसकी खोज किया था। ओके, आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर रोपड़ की बात किया जाए, मैंने आपको बता ही दिया, रोपड़ जो है ये कहाँ है, पंजाब प्रांत में है और ये सतलज नदी के किनारे है। सतलज 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 नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है बी यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। यज्ञ दत्त शर्मा। इसके अलावा एक नाम और जान लीजिएगा, बीबी लाल। बी लाल, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर इसकी खोज किया था। पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट जो आपका हो जाएगा बनावली। बनावली की अगर बात करें तो बनावली जो है ये सरस्वती रिवर पे है। सरस्वती रिवर पे है। बनावली की खोज 1973 में किया गया था। 1973 में खोज किया गया था। इसकी खोज किया था आर एस बिष्ट साहब ने। आर एस बिष्ट साहब ने इसकी खोज किया था। बनावली है ना क्या, ठीक। अगला है आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी की अगर बात किया जाए तो राखी गढ़ी ये भारत में है और इसकी खोज जो है 1969 में किया गया था। सूरज 1969 में इसकी खोज किया गया था। और इसके जो आप कह लीजिए कि जो खोजकर्ता थे उनका नाम था सूरज भान प्लस भगवान दास। भगवान दास। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सातवें नंबर पे, तो सातवें नंबर पे राखी गढ़ी की बात किया जाए तो कालीबंगा हो गया। कालीबंगा की अगर बात किया जाए तो कालीबंगा की अगर देखा जाए तो ये घग्घर नदी पे है। किस नदी पे है, घग्घर नदी पे है। इसकी खोज कब की गई थी तो 1953 में किया गया था और इसकी खोज कई लोगों ने किया था। उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। इसके अलावा बीबी लाल साहब भी इसमें हेल्प किए थे, बी के थापर साहब भी किए थे। इसके बाद आठवें नंबर की बात किया जाए तो आपका आ जाएगा लोथल। लोथल की अगर बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज 1954 में किया गया था। 1954 में इसकी खोज किए थे यस आर राव साहब ने किया था। एक पॉइंट और आप जान लीजिए कि धौलावीरा। धौलावीरा की अगर हम लोग बात करें, धौलावीरा जो है ये आज के समय में अगर देखा जाए तो मानसर नदी पे है। किस पे है, मानसर नदी पे है। इसकी खोज किया गया था 1967 में। जेपी जोशी साहब ने इसकी खोज किया था। जेपी जोशी साहब ने। ओके, ये हो गया मोटे तौर पे, मैंने एक आपको चार्ट बता दिया। इस चार्ट के अलावा और कोई सवाल नहीं आएगा। सिर्फ एक पॉइंट इसमें आपको ऐड करना है कि जो हड़प्पा है ये कहाँ है। ये तीनों हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चौहोदड़ो, ये तीनों जो है ये आज के समय में अगर देखें तो ये पाकिस्तान में है। मैं यहाँ पे सिर्फ पाक लिख दे रहा हूँ, आप समझ आइएगा। रोपड़ की अगर बात करें तो रोपड़ आज के समय में ये पंजाब में है, मैंने बता दिया था। बनावली और राखी गढ़ी की बात किया जाए तो बनावली और राखी गढ़ी जो दोनों है ये दोनों कहाँ है तो ये हरियाणा में है। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ आइएगा कि हरियाणा में है। कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा जो है ये आपके राजस्थान में है। लोथल की बात करें तो लोथल आपका गुजरात में है। और धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा भी आपका कहाँ है, गुजरात में है। इतना पॉइंट आप जान लीजिएगा, इससे ज़्यादा इस टॉपिक से आपको सवाल वो नहीं पूछेगा। ओके, तो बेसिकली आज जितना भी हमने टॉपिक सवाल को कवर किया विद डिटेल एनालिसिस, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे ये ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये लेक्चर इसी लेवल पे लेकर आगे बढ़ा जाए या इससे कम किया जाए। इससे ज़्यादा की तो मुझे नहीं लगता कि आपके लेखपाल वाले एग्ज़ाम की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ज़्यादा जाने का मतलब है कि आप PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो लेखपाल में इतना डीप में नहीं जाएगा। ये बेसिक जो पॉइंट थे मैंने मैंने आपको डीप में ही कुछ बताया है, इतना भी नहीं जा रहा है वो। लेकिन मेरी कोशिश थी कि आपका सवाल कोई यहाँ से छूटे ना। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपका फीडबैक मुझे बहुत ज़रूरी है। आप मुझे ज़रूर, अगर जो लोग इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है, इसका रेंज या इसका लेवल क्या है, इसी लेवल को मेंटेन करना है या इससे कम करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी बताइएगा, मैं और डीप में जाके समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके जो आगे के सवाल हैं उनको लेकर के। यहाँ तक आप सभी लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।